ये जो अभी एक हिंदू को मारा गया, दीपू दास। दीपू दास एक गारमेंट फैक्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था। क्योंकि रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो चुका है, मुस्लिम लोग एक हिंदू को अपने लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। उस पार्टिकुलर डे उसका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन आप नमाज पढ़ा करो। तो उसने कहा भी फ्राइडे में ऐसा क्या स्पेशल बात है, सारे दिन एक बराबर होते हैं। ये वक्त था जब एक शिफ्ट बाहर जा रही थी उनकी वर्कर्स की और दूसरी शिफ्ट आने वाली थी। एक ट्रिगर पॉइंट था, मैं देख रहा था खुलना में किसी दो हिंदू लेडी कहीं जा रही थी, किसी मुस्लिम ने उनके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने उसको वापस कमेंट किया तो उन्होंने वहां उनका घर जला दिया। जैसे 71 में लगभग 10 लाख रिफ्यूजीज आ गए। अब अगर इस तरह से ये चलता रहा तो जो माइनॉरिटीज़ हैं अभी जो 7-8% बची हैं, दे विल ऑल्सो मूव टू इंडिया। देखिए इश्यूज खड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, इश्यूज खराब, रिलेशन ऑलरेडी खराब हैं। आप आज की डेट में जो बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन उनको अच्छे नहीं कह सकते। सर ये जो टारगेटेड मीडिया हाउसेस को इनफैक्ट टारगेट किया जा रहा है, वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात तो है नहीं। देखिए सबको टारगेट नहीं किया गया। एक तो उनका जो न्यूज़पेपर था प्रथम आलोक, जो अभी मैं बता रहा हूँ पिछले एक साल में जो करीब 4-5 हज़ार केसेस हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर वायलेंस की, उसको प्रथम आलोक ने काफ़ी एग्रेसिवली दिखाया अपने पोर्टल्स के ऊपर। आपकी एनालिसिस क्या है उस्मान हादी, चाहे दीपू दास की किलिंग हो, चाहे उस्मान हादी की किलिंग हो। उस्मान हादी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे इमर्ज होकर आ रहे थे। ढाका की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसने इलेक्शन लड़ने की घोषणा की, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो आप समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस जैसे इंडिया में नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। बांग्लादेश में सब जगह रेडिकल्स हैं, आर्मी का इनडायरेक्ट रूल है, यूनुस सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है। उसके बावजूद उस्मान हादी के हत्यारे क्यों नहीं पकड़े? इट इज बिग 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 क्वेश्चन। जमात क्या है सर? बिकॉज जितना अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें सबसे जो की प्लेयर है वो जमात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब तुर्की के खलीफा को परास्त कर दिया गया, वो हार गया, इस्लामिक अल्टरनेटिव ढूंढा जाने लगा। मौलाना मदूदी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जमात इस्लामी, इस्लाम की जमात, इस्लाम का ग्रुप। कहाँ? इंडिया के अंदर सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो टेरर रिक्रूटमेंट्स होते थे, टेरर रेडिकलाइजेशन होता था, उसका प्राइमरी काम जमात इस्लामी ही करती थी। सर मोहम्मद यूनिस का अगर आप कैरेक्टर एनालिसिस करें, एक अर्थशास्त्री के तौर पर ही अमेरिका में थे, बुजुर्ग थे, लोग रेस्पेक्ट की वजह से उनको एक इंटरिम सरकार का लीडर बना दिया गया। बहुत सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगते हैं कि अमेरिका के एजेंट हैं और उन्होंने कैसी ऐसी हरकतें भी की हैं। आपने जैसे बताया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, उसी से रिलेटेड एक चिटागोंग कॉरिडोर भी है सर, एक चिकन नेक वहाँ पे भी बनता है। तो इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इसमें बांग्लादेश एक थोड़ा सा उसका एक आप ज्योग्राफिकली देखें, मैं मिलिटरली बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफिकली बांग्लादेश का एक अपर हैंड है। सर जय हिंद सर। जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल सर। वैसे तो शायद ऑडियंस को पता नहीं होगा कि आप हमारे हमेशा से एडवाइज़र रहे हैं ऑन जियो पॉलिटिक्स और जब भी बाकी चीज़ों में भी सर, और जब भी स्पेशली जियो पॉलिटिक्स का कभी भी कोई डाउट या क्वेरी होती थी हमारे, आई हैव ऑलवेज बीन अप्रोचिंग यू एंड आप हमेशा से हमारी मदद करते आए हैं सर। एंड फ्रैंकली आई हैव नॉट सीन, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ सर, बट आपका जितना अच्छा कमांड है सर ऑन द एंटायर जियो पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट इंडिया और अपने साउथ ईस्ट एशिया की, वेरी रेयर टू फाइंड एनीबडी एल्स सर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर सर। सर जैन सर, एंड आई विल कंटिन्यू अहेड सर, मतलब बाकी तो सर ने बता ही दिया है। तो सर आज हम डिस्कस करेंगे मेनली इंडिया, बांग्लादेश एंड मेनली बांग्लादेश का सर। कि अगर मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, ब्लड टेलीग्राम, निक्सन किसिंगर एंड द जेनोसाइड। तो उसमें जब आर्चर ब्लड ने, जो उस टाइम पे काउंसलर जनरल थे बांग्लादेश में यूएस के लिए, तो उन्होंने डिसेंट केबल्स भेजे थे बहुत सारे निक्सन्स को एंड यूएस को, फॉरेन सेक्रेटरी को, कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जेनोसाइड कर रही है। ही हैज़ एक्सेप्टेड इन दोज एंड काफ़ी सारे ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में, और इंडियन आर्मी का, इंडिया का रोल भी उसमें बताया गया है। एंड आज का जैसे नैरेटिव बन रहा है तो सर, या तो बांग्लादेश की आज की पीढ़ी गुमराह हो गई है या वो अनदेखा कर रही है उन चीज़ों को जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे उस समय। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, तो वो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है 71 से लेके अभी तक कि अचानक से चीज़ें इतनी चेंज हो गई सर। श्योर सर।
देखिए चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती। हम जब बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये पूरा प्रोसेस बहुत डेलिबरेट प्रोसेस हुआ है। 71 से लेकर के और आज हम 2025 पर जो खड़े हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए। कभी रेडिकलाइजेशन बहुत एग्रेसिव हुआ, कभी रेडिकलाइजेशन की स्पीड को भी कंट्रोल किया गया। तो आपको और ये सारा जो सीड है, सारा जो बीज है इस चीज़ का, इट लाइज़ इन द पार्टीशन। एंड इट और मैं कहूँगा कि जो बांग्लादेश में जो फैनेटिज़्म है, रिलीजियस फैनेटिज़्म है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है जमात-ए-इस्लामी को, आज भी। अच्छा, सर तो सर जमात आप ये कहना चाहेंगे कि जो आज की प्रॉब्लम है, जी, 71 से शुरू हुई और अभी तक, तो उसका मेन रीज़न रेडिकलाइजेशन है? रेडिकलाइजेशन है, प्राइमरी रीज़न रेडिकलाइजेशन है। सी बांग्लादेश की अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी देखेंगे, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है, वो अच्छा खासा है। उनका इकोनॉमी वाइज़ बांग्लादेश इज़ मच अहेड ऑफ पाकिस्तान। बट प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव रेडिकलाइजेशन, ग्रास रूट लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन की हम बात करेंगे, तो वो इतना हो चुका है कि उसकी वजह से आज बांग्लादेश की रेपुटेशन पूरे दुनिया में 2 कौड़ी की नहीं रही। अच्छा, एंड दिस द रीज़न। आप और उसको देखेंगे तो प्रोसेस बड़ा लंबा चला। जितने भी बांग्लादेश के हुक्मरान हुए, उन्होंने रिलीजन को अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया। रेडिकल्स को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया। और वहीं ये चीज़ें किसी ने उनको सप्रेस किया, किसी ने उनको सपोर्ट किया। तो जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं या सप्रेस करते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और वो अप्स एंड डाउन्स जो खिचड़ी पकाते हैं, वो आज आपको बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली क्रेडिट गोज़ टू जमात-ए-इस्लामी एंड द पीपल हू सपोर्टेड जमात-ए-इस्लामी, जिन्होंने सपोर्ट किया और जमात-ए-इस्लामी का जो अप्स एंड डाउन्स है, वो उसी को जाता है। सर ये जो आपने बताया कि कभी कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं, इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके आप प्लीज़ पहली हिस्ट्री हम बात करेंगे 1947 ऑनवर्ड्स, जब ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान में जो इस्लामिक ग्रुप्स थे, वो ग्रो किए। जमात-ए-इस्लामी को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान तो था उस समय हुक्मरान। तो जो रेडिकल ग्रुप्स थे, वो काफ़ी बड़ी तादाद में बढ़े। बँटवारे के टाइम पर जो बांग्लादेश के अंदर लगभग 30% हिंदूज़ थे, वो 1971 तक आते-आते 15 से 16% रह गए, 15 टू 16%, जो आज 8 टू 9% है। यस तो ग्रेजुअली जो माइनॉरिटीज़ थे, वो घटे। सर। इस्लामिक रेडिकल्स बढ़े। अब दूसरा फेज़ जो आया, वो 71 के बाद आया। 71 में एक सेपरेट बांग्लादेश कार्व आउट कर दिया। आप ये समझिए 93,000 लोगों का सरेंडर कोई नहीं भुला पाएगा। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया ने किया होता सरेंडर, तो हम उसका बदला लेने के लिए ज़िंदगी भर सोचते रहते। पाकिस्तान वो भी कर रहा था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जब 1971 में हमने सरेंडर कराया, 72 में वहाँ पर मुजीबुर रहमान की सरकार आई। मुजीबुर रहमान को इंडिया ने सपोर्ट किया, तो जब तक मुजीब पावर में रहे, तब तक उन्होंने रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ने नहीं दिया। पर हुआ क्या? रेडिकल एलिमेंट्स तो बढ़ रहे थे। पाकिस्तान का सपोर्ट था, पाकिस्तान उनको फंडिंग कर रहा था। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि नहीं, रेडिकल एलिमेंट्स के हाथों 75 में मुजीब की हत्या हुई। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, बड़े बेदर्दी से मारा गया। आप देखते हैं, यस छोटे-छोटे 4 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो अब मुजीब के पूरे परिवार को जब मार दिया गया, शेख हसीना उनकी बहन बची, चूँकि वो लंदन में थी। मार दिया गया, थोड़ा बहुत 1 साल का पीरियड इंस्टेबिलिटी का रहा। अब एक ऐसी पार्टी पावर में आई, जो पावर में इसीलिए आई क्योंकि उसको जमात-ए-इस्लामी का सपोर्ट था। बीएनपी। बीएनपी का और जमात-ए-इस्लामी का जो रिश्ता है, बहुत पुराना है। वो लगातार बीएनपी ही, चूँकि क्यों आई? क्योंकि जैसे ही मुजीबुर रहमान की डेथ हुई, इलेक्शंस हुए, जमात-ए-इस्लामी ने खुल करके सपोर्ट किया बीएनपी को। दो दे वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट सपोर्ट किया खुल करके। बीएनपी पावर में आई, क्योंकि अवामी लीग को बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था। दूसरी बात, उसके बाद बांग्लादेश में एक वक़्त था 76 तक, पॉलिटिकल जो मंच थे, वहाँ से कभी भी रिलीजियस नारे नहीं लगा करते थे। इवन 47 के बाद बहुत कम केसेस हुए हैं जहाँ पर राजनीतिक मंचों से धार्मिक नारे लगाए जाते हों। लेकिन 76 में बीएनपी के पावर में आते ही इनकी जो भी रैली होती थी, उसकी शुरुआत किस बात से होती थी? नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। पहले ये बोला जाता था, उसके बाद इनकी रैलियाँ शुरू होती थी। तो रेडिकलाइजेशन स्पीड अप हुआ है यहाँ पर। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा। बीएनपी लगातार लगभग अप्स एंड डाउन्स करके, बीएनपी या मिलिट्री पावर, इन सबको अगर हम देखते हैं, तो लगातार 2006-7 तक ये पावर में रही। अच्छा, बीच में मिलिट्री coup भी रहा, शेख मोहम्मद इरशाद रहे इसके प्रेसिडेंट। लेकिन इस पूरे लगभग मोटा-मोटा 30 साल के पीरियड में, बांग्लादेश में अगर आप मदरसों की तादाद को देखेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा रेडिकलाइजेशन कितना हुआ है। 1975 में बांग्लादेश में 2 तरह के मदरसा होते हैं, एक तो कौमी मदरसा, एक आलिया मदरसा। आलिया मदरसा वो जिनको सरकार फंड करती है और सरकार पूरे कंट्रोल में रखती है, ये पूरे सरकार के नियंत्रण में चलते हैं, सरकार उनका पूरा करिकुलम डिसाइड करती है, सरकार उनकी पूरी फंडिंग करती है।
समथिंग लाइक ए गवर्नमेंट स्कूल। कौमी मदरसा वो होते हैं जो कंट्रोल तो सरकार करती है, बट उसकी फंडिंग वगैरह वो सब प्राइवेट जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह करते हैं। 1975 में बांग्लादेश के अंदर लगभग 1351 एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड अलिया मदरसा थे, जो कि 2006 तक, आप सोचिएगा, केवल 30 सालों में इनकी तादाद बढ़कर के 16,000 प्लस हो गई। 1300 से सर। 1300 से 16,000। Oh my goodness, 1,000 से 16,000। कौमी मदरसे जो प्राइवेट फंडेड मदरसे थे, उनकी तादाद 1975 में लगभग 6,000 के आसपास रही थी, लगभग 6,000 ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। 2006 के एंड तक पहुंचते पहुंचते इनकी तादाद 25,000 हो गई, 25। प्लस मोर देन 25,000, बिकॉज इनका कौमी मदरसा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता, गवर्नमेंट का तो आपके पास नंबर्स क्लियर होते हैं, कौमी मदरसों को तो मिनिमम 25,000। तो इस तरह से रेडिकलाइजेशन बढ़ा। बैक टू 1971, आपने सुना होगा ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, जिसमें आपने Yes. बताया कि जो निक्सन ने लार्ज स्केल मैसेकर, लोग कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, विमेन वर रेप्ड, टाउन्स वर क्लीन्स आउट कंप्लीट। इतना बड़ा जो एथनिक क्लींजिंग हुई, ये कहीं नहीं हुई इससे पहले। किसने की? पाकिस्तानी आर्मी ने एक इरेगुलर फोर्स बनाई जिसको बोलते थे रजाकार, बांग्लादेश रजाकार, आपने सुना होगा। Yes. सर। नाउ हु वर द प्राइमरी रिक्रूटीज ऑफ रजाकार? उसमें कौन लोग थे जिन्होंने मेन रजाकार का पार्ट कौन थे? तो जब रजाकारों की भर्ती हो रही थी 1970 में, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सामने आई, उसने कहा हमारे कैडर्स को लीजिए और भर्ती कीजिए रजाकार में। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? इस्लामिक छात्र संघ। इट वाज द स्टूडेंट विंग ऑफ जमात इस्लामी। रजाकारों के अंदर लगभग 70 to 80% जो उनके रिक्रूटीज थे, वो इस्लामिक छात्र संघ से आते थे। आज इसका नाम बदल के इस्लामिक छात्र शिविर हो गया है। अभी 2025 की जो वायलेंस हुई, उस पूरी वायलेंस को इस्लामिक छात्र शिविर ने लीड किया। जितने भी नेता इसमें जो आप सो कॉल्ड यंग जेनजी की हम बात करते हैं, नियरली 50-60% ऑफ देम, ये सब जो है ये इस्लामिक छात्र शिविर के नेता रहे हैं, जो जमात का हिस्सा है। जमात का हिस्सा। आपको सरप्राइज होगा, जमात कंट्रोल द सेकंड बिगेस्ट बैंक इन बांग्लादेश। लोगों को पता नहीं है, बांग्लादेश में एक बैंक है, इस्लामिक बैंक ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड। इट इस्लामिक बैंक सर, और इसका रेवेन्यू मेरे ख्याल से शायद अगर डॉलर्स में लगाएं तो करीब $1.5 बिलियन के आसपास का है, और वो जमात का है सर। और वो कंप्लीटली कंट्रोल बाय जमात। उसके बोर्ड में, उसके पूरे गवर्निंग बॉडी में सारे जमात के लोग हैं। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, जमात क्या है सर? बिकॉज जितना अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें सबसे जो की प्लेयर है वो जमात है हर चीज़ के पीछे। तो ये जो जमात इस्लामी है, इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ एंड उद्देश्य क्या है? देखिए 41 में आप देखिए, अगर क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब तुर्की खलीफा को परास्त कर दिया गया, वो हार गया, उसके हारने के बाद एक इस्लामिक अल्टरनेटिव ढूंढा जाने लगा। सऊदी तब तक डेवलप नहीं हुआ था। इंडिया के अंदर एक देवबंदी आइडियोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, जो कि दारुल उलूम देवबंद से डेवलप हुई थी। और सो 1941 में एक मौलाना मदूदी साहब थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जमात इस्लामी, इस्लाम की जमात, इस्लाम का ग्रुप। कहाँ? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर सर। वो देवबंदी थे, देवबंद से उनका पूरा आइडियोलॉजी थी। इंडिया में काफी सारी आइडियोलॉजी फॉलो होती है। इंडिया में आपके पास देवबंदी आइडियोलॉजी फॉलो होती है, यहाँ पर बरेली भी फॉलो होती है, यहाँ पर वहाबी भी कुछ फॉलो करते हैं, इंडिया में कुछ सल्फी भी हैं, बट अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन हाँ, देवबंदी आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा तादाद में लोग देवबंदी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। सर। तो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये लोग हदीस पर ज्यादा जोर देते हैं और अलग अलग उनके परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो उन्होंने एक जमात इस्लामी हिंद बनाया, जो पार्टीशन के बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान बना, जमात इस्लामी ईस्ट पाकिस्तान बना, जमात इस्लामी ईस्ट पाकिस्तान बाद में जमात इस्लामी बांग्लादेश कहलाया। इंडिया में जो जमात इस्लामी हिंद थी वो जमात इस्लामी हिंद रही, फिर बाद में उसको जमात इस्लामी बना दिया गया। अब अलग अलग स्टेट की जमात इस्लामी है, एग्जिस्ट करती है। जम्मू एंड कश्मीर में जमात इस्लामी वो बैंड है। इंडिया में जमात इस्लामी पूरी तरह बैंड नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बैंड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो टेरर रिक्रूटमेंट्स होते थे, टेरर रेडिकलाइजेशन होता था, उसका प्राइमरी काम जमात इस्लामी ही करती थी। सर। जमात इस्लामी क्या करती है? जमात इस्लामी पूरे देश के अंदर, पूरे इलाकों के अंदर एक बड़ी तादाद में मदरसे मेंटेन करती है, मदरसों को चलाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती है, चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स चलाती है। अब उन चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स की आड़ में रेडिकलाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है।
रेडिकलाइजेशन करना किसी मदरसे में ईजी है, आप जाकर के कहीं प्रीचिंग करेंगे वहां मुश्किल है। अब जमात इस्लामी के मदरसे इसलिए रेडिकलाइजेशन के आइडियल ग्राउंड साबित होते हैं, चाहे आप कश्मीर का मसला ले लें और चाहे आप बांग्लादेश का मसला ले लें। सर तो ये ओवरऑल जमात इस्लामी है। अब अगर आप सपोर्ट करने लग जाएंगे, उसको पैसा देने लग जाएंगे, स्टेट की फंडिंग देने लग जाएंगे, गवर्नमेंट की फंडिंग देने लग जाएंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। और जमात इस्लामी ग्रो करेगी तो आपका रेडिकलाइजेशन नेचुरली ग्रो करेगा। तो यही सारा बांग्लादेश में हुआ। जब 76 में जियाउर रहमान पावर में आए तो उन्होंने जमात इस्लामी के नेताओं को अपने साथ मंच पर बैठाना शुरू कर दिया, उनको सरकारी फंडिंग देनी शुरू की, उनके मदरसों को रेगुलराइज करना शुरू किया, उनका सपोर्ट इलेक्शन में लेना शुरू किया। मोहम्मद इरशाद आए तो उन्होंने तो एक हाथ आगे बढ़ करके जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था बांग्लादेश, उसको उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। तो आप देख रहे हैं ना, आप एक तरफ एक शासक ने, एक हुक्मरान ने इस्लामिक रेडिकल्स का सपोर्ट लेकर के इलेक्शन जीता, दूसरे हुक्मरान ने उन्हीं का सपोर्ट लेकर के कंट्री को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। तो जाहिर सी बात है रेडिकलाइजेशन तो बढ़ेगा। अब बात आती है ये जो एंटी शेख हसीना रिटोरिक बना, ये क्यों बना? जमात इस्लामी जीनोसाइड में शामिल थी। जमात इस्लामी ने बहुत सारे प्रो बांग्लादेश लीडर्स का कत्ल किया। आप गूगल कीजिएगा, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी मैसेकर जो हुआ था, रजाकार्स। तो इन रजाकारों ने बहुत लार्ज स्केल लेडीज का बलात्कार किया, लोगों को मारा, लाखों लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं वार क्राइम की सजा तो देनी थी। मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया इससे पहले कि वो इन लोगों को इनका ट्रायल कर पाते, इन लोगों को सजा दे पाते। और ये कार्रवाई जब शेख हसीना 2009 में पावर में आई तब उन्होंने शुरू करी थी। जब उन्होंने शुरू की, कुछ ट्रायल किया, 5-6 साल के बाद 2013-14 में इन्होंने कुछ जमात इस्लामी के लीडर्स को कैपिटल पनिशमेंट दिया। अब जैसे ही लीडर्स को कैपिटल पनिशमेंट हुआ, यहां अब जो रेडिकलाइजेशन था वो एक अलग टर्न लेना शुरू कर दिया। अभी तक रेडिकलाइजेशन जो था वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था, अब जो रेडिकलाइजेशन हो गया वो एंटी हसीना हो गया, क्योंकि हसीना ने उनके लीडर्स को प्रोसिक्यूट किया। अब ये हो गया कि किसी भी तरह से हसीना को हटाइए। हसीना ने हालांकि काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स भी अपनाई, उन्होंने फोर्सफुली भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक रेडिकलाइजेशन इतना हो चुका था कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। ट्रिगर, इमीडिएट ट्रिगर तब हुआ जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने फायरिंग करवाई, कुछ लोग मारे गए। तो जब इनोसेंट लोग मारे गए तो आर्मी भी उनके सपोर्ट में नहीं थी, आर्मी सपोर्ट में नहीं थी तो लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने, बाकी आपको पता ही है जो 2024 में हुआ, जो जुलाई 24 में हुआ, एंटायर टेबल्स वर टर्न्ड। और आज आप जिन नेताओं की बात करते हैं, जो आज सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो आर्म ट्विस्टिंग करके, जो प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए अपनी बातें मनवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। तो सर इसके पीछे जमात चाहती क्या है? मतलब बांग्लादेश को किस तरह से वो ग्रो करना चाहते हैं या किस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं? हर एक चीज़ का एक एम होता है सर। देखिए, जमात का एम है कि किसी भी तरह से उस मुल्क को कंप्लीट शरिया मुल्क बनाना, कंप्लीट शरिया मुल्क। तो वो क्या करते हैं, इतना रेडिकलाइजेशन कर देते हैं, इस हद तक कर देते हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज का जीना दुभर हो जाता है। माइनॉरिटीज अपना कोई रेगुलर काम नहीं कर सकते, ना वो बिजनेस कर सकते, और उन्हीं के जैसे रेडिकल्स होते हैं, फिर वो शरिया लागू कर देते हैं, और रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड सर क्या ये चीज़ कनेक्टेड है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है इसको, इस चीज़ में, और नहीं, वो चीज़ इंडिया के अगेंस्ट आएगी? देखिए, पाकिस्तान अभी भी अपने 93,000 लोगों के सरेंडर से उभरा नहीं है। पाकिस्तान आज भी 1971 की हार से उभरा नहीं है। पाकिस्तान आज भी ऑपरेशन विजय की हार से उभरा नहीं है। आप मान लीजिए, बार बार वो हारते हैं, हालांकि वो पब्लिकली कुछ भी कहें, लेकिन उनको पता है उनको हारना पड़ा, उनको मुंह की खानी पड़ी। बार बार वो अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम बचाइए बचाइए बचाइए, तो सब दुनिया देख रही है इस चीज को। तो वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, आपने वो सुना होगा, पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब ये 1000 कट्स फ्रंट से भी लग सकते हैं, बैक से भी लग सकते हैं। तो जमात इस्लामी के रूट्स जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन उनके बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका। और इवन जब शेख हसीना पावर में थी तब भी जमात इस्लामी का कनेक्शन पाकिस्तान के जमात इस्लामी के साथ रहा, और बहुत रेगुलरली लोग अपने आसपास में मिलते रहे एक दूसरे से। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह की फंडिंग जमात को मिल रही है, मैं जब 80s की बात आती है, 80s में जब जमात के साथ पास जब अचानक से फंडिंग उनकी आनी बहुत शुरू हुई, मतलब अचानक से फंडिंग बस मतलब वो
कई 100 गुना बढ़ गई, कई 100 गुना। कहाँ से सर? जब ये पाकिस्तान जियाउर से रहमान या- पावर में है और उसके बाद जब 88 जब बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, तो 80 से लेकर के अब 90s के बीच में 10-15 साल का वक्त जो था, और सारी फंडिंग जो थी वो गल्फ कंट्रीज से आई। और इस बात के एविडेंस हैं कि ये गल्फ कंट्रीज की जो फंडिंग थी, इसको फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त में बहुत अच्छे रिलेशन थे गल्फ कंट्रीज के साथ, बिकॉज ऑफ सोवियत वॉर। गल्फ कंट्री उनको ही फंड कर रहा था, तो बहुत सारी फंडिंग उन्होंने बांग्लादेश को डाइवर्ट कराई ताकि जमात इस्लामी वहाँ पावरफुल हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल हो, उनके एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हो, उनके मदरसे पावरफुल हो और रेडिकलाइजेशन स्ट्रांग हो। तो ये जो जमात है, इट इज डायरेक्टली आईएसआई कंट्रोल कर रहा है या पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है? नहीं, कंट्रोल में नहीं करता, बट ये आईएसआई इसको सपोर्ट कर रहा है। पैसा आ रहा है सर। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहा है, इसको मॉरल सपोर्ट दे रहा है। आप ये नहीं कह सकते जी, जमात अपना में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे किसी के कहने पर नाचेगा नहीं वो, लेकिन हाँ आईएसआई इसको बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है। सर मैं थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ ये पूछूंगा, ये जो अभी एक हिंदू को मारा गया, दीपू दास, डू यू थिंक ये टारगेटेड काइंड ऑफ ए किलिंग है या बिकॉज रेडिकलाइज बहुत ज़्यादा हो गया है, इट जस्ट हैपेंड? आप देखिए, आप इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको डोंट गो ऑन व्हाट रिटोरिक इज हैपनिंग इन द मीडिया। बहुत सारी रिटोरिक चल रही है, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की रिटोरिक चल रही है। एक्चुअल क्या हुआ? दीपू दास एक गारमेंट फैक्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था। वो क्वालिटी चेक करता था, ही वॉज हिंदू गाय, और उसकी फैक्ट्री में लगभग 80% मुसलमान थे। ही वॉज नॉट रिगार्डेड एज ए गुड लीडर। उसको लोग मतलब लोगों को लगता था कि इससे चूंकि रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुस्लिम लोग एक हिंदू को अपने लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो टर्बुलेंसेस थे उस पार्टिकुलर डे। उसका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ कुछ साथी वर्कर्स के साथ में। उन्होंने कहा कि आप, और छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने कहा कि भाई जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन आप नमाज पढ़ा करो, आपको अपने सारे जो पाप हैं, आपके जो गलत काम है, उनसे निजात मिल जाएगी। तो उसने कहा भाई फ्राइडे में ऐसा क्या स्पेशल बात है, सारे दिन एक बराबर होते हैं, इट इज ए नॉर्मल इशू। अब चूंकि उन लोगों के ऑलरेडी ग्रजेस थी, उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई तुमने तो बेअदबी कर दी, तुमने तो ब्लास्फेमी कर दी, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। ये डिस्कशन चल रहा था। ये वक्त था जब एक शिफ्ट बाहर जा रही थी उनकी वर्कर्स की और दूसरी शिफ्ट आने वाली थी। वर्कर्स वहां शिफ्ट में काम करते हैं, तो जो शिफ्ट बाहर जा रही थी उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुना और ये सुना कि भाई तुमने तो नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। चूंकि वर्कर उसको पसंद नहीं करते थे, कोई भी एक हिंदू लीडर को पसंद नहीं करते, तो वर्कर जब बाहर गए उन्होंने लोगों को बताया कि भाई अंदर एक दीपू दास है, उसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है और उसने बेअदबी कर दी है, ब्लास्फेमी कर दी है। बात सब जगह फैल गई। चूंकि रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका था कि भीड़ जुड़ने में मिनट भी नहीं लगे, कई हजार की भीड़ जमा हो गई। वो गारमेंट फैक्ट्री में गए, उन्होंने कहा कि इसको हमारे हवाले करो। गारमेंट फैक्ट्री का जो ओनर था वो चाहता था कि गेट रिड ऑफ किसी तरह से मैं दीपू दास से निजात पालूं। उसने कहा दीपू तुम रिजाइन करो और जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम नहीं चाहिए। उसने कहा मैं क्यों रिजाइन करूं, मेरी गलती क्या है? वो झगड़ने लगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ा, तो मालिक ने उठा करके उसको भीड़ को सौंप दिया। भीड़ को ये तो नहीं पता था कि एक्चुअली में ब्लास्फेमी हुई है कि नहीं हुई है। भीड़ ने उसको पीटा, मार दिया और उसको पेड़ पर लटका करके आग के हवाले कर दिया। अब ये पूरा सीक्वेंस है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि दीपू दास की एक टारगेटेड किलिंग है, लेकिन रेडिकलाइजेशन इस कदर बढ़ चुका है कि उसमें आप ऐसी और किलिंग्स एक्सपेक्ट करेंगे। यही नहीं, बहुत सारी किलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। आप सोचिए, मैं एक डेटा देख रहा था और उस डेटा के मुताबिक ये जब से जुलाई 2024 के बाद से, जब से ये बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, तब से अब तक लगभग 3500 से ज्यादा केसेस हुए हैं जहां पर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस हुई है। यस, हो सकता है इसमें से बहुत सारे केसेस टारगेटेड भी हों, बट वो टारगेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेडिकलाइजेशन इस कदर बढ़ चुका है कि हर कोई माइनॉरिटीज को एक दुश्मन के तौर पे देख रहा है। ट्रिगर पॉइंट बहुत वैसा हो गया। ट्रिगर पॉइंट, आपको छोटा सा ट्रिगर पॉइंट चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक ट्रिगर पॉइंट था, मैं देख रहा था खुलना में, किसी 2 हिंदू लेडी कहीं जा रही थी, किसी मुस्लिम ने उनके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने उसको वापस कमेंट किया, तो उन्होंने वहां उनका घर जला दिया। ट्रिगर पॉइंट कि तुम कौन हो तो हमें कहने वाले। सो छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट, किसी भी, इस कदर रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स एक मैसिव काइंड ऑफ अप्रोर क्रिएट कर देते हैं, मैसिव काइंड ऑफ रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, जो कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बट सर, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ही इंडिया को इफ़ेक्ट कर रही हैं और आगे भी करेंगी। जैसे 71 में
लगभग 10 लाख रिफ्यूजीज आ गए। अब अगर इस तरह से ये चलता रहा तो जो माइनॉरिटीज़ हैं अभी जो 7-8% बची हैं, दे विल ऑल्सो मूव टू इंडिया। तो एक तो वो इशू भी आएगा, एंड जो रिलेशंस हैं इकोनॉमिकल थे या पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस थे, उन दोनों में भी ऑलरेडी इशू आने शुरू हो चुके हैं। जैसे देखिए इश्यूज खड़े हो चुके हैं Yes, ऑलरेडी, sir. इश्यूज खराब, रिलेशंस ऑलरेडी खराब हैं। आप आज की डेट में जो बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन उनको अच्छे नहीं कह सकते, सर बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। जो यूनुस की गवर्नमेंट है वो या तो चाइना के पास जा रही है, अमेरिका के पास जा रही है, या पाकिस्तान के पास जा रही है। हाँ, बहुत सारी विजिट्स हुई सर बहुत पाकिस्तान सारी। जनरल्स की। अब पाकिस्तान जो है वो एक भारत का दोस्त तो है ही नहीं, दुश्मन है। बांग्लादेश की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द व्यू ऑफ चिकन स्नैक कॉरिडोर। चलिए हम मान लेते हैं कि चिकन स्नैक के अंदर जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसमें हमने मिलिट्री बिठाई हुई है और किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन इम्पॉसिबल है, हम उसको इम्पॉसिबल करार दे देते हैं। लेकिन व्हाट अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर 10 लाख या 5 लाख 6 लाख की भीड़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुसा है तो मिलिट्री क्या करेगी? मॉब के बारे में आप क्या करोगे? अगर जमात इस्लामी ने 8-10 लाख की मॉब इकट्ठा करके और बॉर्डर के इस पार भेज दी, उस मॉब को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कॉरिडोर तो कट हो गया। तो इस तरह की इवेंचुअलिटीज भी हो सकती हैं एज लॉन्ग एज बांग्लादेश के अंदर रेडिकल सरकार है। अब सॉल्यूशन क्या है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आप मिलिट्री सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मिलिट्री सॉल्यूशन हमने 71 में किया, उसके बाद फिर हालत खराब हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक सॉल्यूशन क्या है? बांग्लादेश अभी उसको रॉ मटेरियल पहले इंडिया से आता था, अब चाइना से आ रहा है, तो बांग्लादेश ने अल्टरनेटिव तो ढूंढ लिए। फिर एक बहुत बड़ी तादाद है विदेशी बांग्लादेशियों की, वो भी काफी हेल्प कर रहे हैं। तो इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स और मिलिट्री कार्ड्स और स्ट्रेटेजिक कार्ड्स, ये तीनों कार्ड आपको बहुत सोच समझ के खेलने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने खाली डिप्लोमेटिक कार्ड खेला, आपको स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो अब अगर 2026 के इलेक्शन इफेक्ट हो पाते हैं, सी यूनिट गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता कि वो कब तक रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर फरवरी 2026 के इलेक्शन हो पाते हैं तो, हालांकि मुझे अभी भी डाउट है कि वो इलेक्शन कभी होंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट पावर में आती है, उसका जो लीडर होगा उसका क्या एटीट्यूड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे रहते हैं। पर सर जिस तरह से ये चल रहा है, सारे मूवमेंट्स जितने चल रहे हैं बांग्लादेश में, एंड जिस तरह से जमात रोल प्ले कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो प्रो इंडिया आएगी? देखिए बहुत मुश्किल है वो चीज़। अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो प्रो जमात तो आएगी, प्रो इंडिया आएगी नहीं आएगी इसके ऊपर कहना बड़ा मुश्किल है, नहीं, लेकिन in प्रो fact, जमात रहेगी। यही पूछना होता कि एज इट अपीयर्ड, मतलब पहले से एक प्रो इंडिया थोड़ा सा स्टैंड रखने वाले कुछ लोग थे जो प्रो दैट ट्रांसलेट्स इनटू प्रो इंडिया गवर्नमेंट, जो शेख हसीना की थी, और एक जमात वाले थे जो एंटी इंडिया वाले हैं। तो अभी वो प्रो इंडिया फीलिंग और सेंटिमेंट्स वाले क्या अभी रह गए हैं कि बहुत कम हैं सर? बिकॉज देखिए प्रो इंडिया फीलिंग वाले लोग बहुत कम के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अवामी लीग के जितने भी सीनियर लीडर्स थे या तो मारे जा चुके हैं, या फिर वो भाग गए हैं बांग्लादेश से, या फिर वो बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए हैं। अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। बीएनपी शुरू से ही कभी भी इंडिया का सपोर्टर नहीं रही सर। तो अवामी लीग अभी तक तो पावर में थी, तो वो जो पावर में आई थी, इज देयर अ केस इन पॉइंट कि दैट वाज रिग्ड? क्योंकि वो कैसे अगर सडनली 4-5 साल के अंदर 4-5 2009 में फर्स्ट टाइम दे केम टू पावर। 15 दैट साल इज द से वो फर्स्ट थे, टाइम, yes। बट उसके बाद रिपीटेडली आए हैं। अभी लेटेस्ट वाला जब आए हैं उस समय कैसे वो पावर में थी? देखिए उन्होंने कुछ लीडर्स को एग्जाइल में डाला, कुछ लीडर्स उन्होंने भी अपनी प्रेशर। नहीं, वो तो लीडर्स को सर, आई एम जस्ट ट्राई टू लाइक ए न्यूट्रल। देखिए बांग्लादेश में कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं हुए। या तो उसको मिलिट्री ने इन्फ्लुएंस किया या उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया। मैं बार बार कहता हूं कि बांग्लादेश में जो उनकी मिलिट्री है, ऑल्दो इट मे नॉट बी एज पावरफुल एज पाकिस्तान, बट वो अभी भी बहुत पावरफुल हैं। कई बार वो कू कर चुके हैं, कई बार वो तख्ता पलट कर चुके हैं। अभी जब जुलाई 2024 में जब लोग सड़कों पर आ गए थे, तो इनिशियली सरकार आर्मी चीफ नहीं संभाली थी, हालांकि बाद में उन्होंने यूनुस को दे दिया। तो वहां बड़ी पावरफुल आर्मी है। तो जो भी पावर में आता है उसको एक बैलेंस रखना पड़ता है रेडिकल्स के साथ, आर्मी के साथ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ। सी जो लास्ट इलेक्शंस बांग्लादेश में हुए 2024 में, अब ये भी बिल्कुल यूनिक इलेक्शंस थे क्योंकि अपोजिशन ने इसका बॉयकॉट किया। यस सर। अब जब अपोजिशन बॉयकॉट कर रहा है तो एक ही पार्टी पावर में आएगी। और मैं मानता हूं कि जो 2024 के इलेक्शंस थे ये भी वायलेंस का एक ट्रिगर था।
कहीं ना कहीं जहां अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, लेकिन उस अपोजिशन ने उसके साथ में बॉयकॉट करने के बाद साथ के साथ उन्होंने जमात इस्लामी को तैयार भी किया कि किसी तरह से वो सड़कों पर आए। छोटे छोटे प्रदर्शन जो थे वो तो खैर अप्रैल मई से शुरू हो गए थे, जो भाई जनवरी में इलेक्शंस हुए, फरवरी में पावर में आई गवर्नमेंट, और मार्च अप्रैल से छोटे छोटे प्रदर्शन पूरे बांग्लादेश में शुरू हो गए थे धीरे धीरे, और जून तक आते आते चीजें बिल्कुल फ्लेयर अप हो गई। तो मैं वही बताया, बांग्लादेश में जो भी हुक्मरान पावर में आता उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बांग्लादेश की मिलिट्री और इस्लामिक रेडिकल्स, इन तीनों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, इन तीनों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। पर सर अगर 2026 में इसी को देखते हुए अगर कोई आता है तो अवामी लीग तो अभी बैन है, तो वो अवामी लीग इलेक्शन है। लड़ेगी नहीं, बीएनपी भी बहुत ज़्यादा वो है नहीं, तो जो सबसे ताकतवर है वो जमात है। अगर कोई भी आएगा तो वो जमात के सपोर्ट के साथ ही आएगा, और जमात के सपोर्ट के साथ अगर कोई आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के साथ आएगा या इंडिया की तरफ आएगा। हाँ, देखिए 3 गुट हैं जो मैं समझ रहा हूँ। एक गुट है जमात का, जो कि रेडिकलाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ जमात इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप रूटेड है। और जमात isn't it supporting BNP? नो, अभी 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 कुछ तय नहीं है। हालांकि बीएनपी चाह रही है कि जमात के साथ उनका तालमेल हो जाए, क्योंकि जमात के साथ पहले 2 बार वो गवर्नमेंट में रहे हैं, तो जमात के और बीएनपी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। Yes. 2 बार जमात बीएनपी के साथ में सरकार का हिस्सा रही है, तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप खराब है, लेकिन इस बार भी बीएनपी चाहती है कि जमात उनके साथ आ जाए। अब ये कैसा तालमेल होता है इसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता। जमात एक ग्रुप है एज ऑफ नाउ, आज की अच्छा। डेट में बीएनपी एक ग्रुप है, और जो स्टूडेंट जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसमें एक बहुत बड़े तादाद में लोग हैं जिन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इसका ओरिएंटेशन पता नहीं लग रहा कि ये ओरिएंटेशन किसके साथ है, वो बीएनपी के साथ जाएगा या वो जमात के साथ जाएगा या वो इंडिपेंडेंट रहेगा। बट वो अगर जमात स्पॉन्सर्ड ही था, वो स्टूडेंट्स वाले, देखिए मॉब के अंदर अलग अलग तरीके के लोग थे, मॉब के अंदर स्टूडेंट्स भी थे, मॉब के अंदर जमात के लोग भी थे, मॉब के अंदर इस्लामिक छात्र शिविर के लोग भी थे। तो मॉब तो पूरे पूरे बांग्लादेश के अंदर कई लाख की मॉब घूम रही थी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आए हैं सामने उसमें से कुछ जमात के लोग हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स न्यूट्रल भी हैं जिनको इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनाया गया। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लोग इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसे कि उस्मान हादी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की घोषणा की थी, और शायद इसलिए वो मारे गए। सर आपकी एनालिसिस क्या है उस्मान हादी? देखिए जब आप एनालिसिस की बात करते हैं तो मैं हमेशा क्रोनोलॉजी की बात करता हूँ कि आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करिए, चाहे दीपू दास की किलिंग हो, चाहे उस्मान हादी की किलिंग हो। उस्मान हादी बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे इमर्ज होके आ रहे थे, सारे स्टूडेंट के बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर था। अब उसने डिक्लेयर किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और ढाका की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे इलेक्शन लड़ूंगा। ढाका की जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसने इलेक्शन लड़ने की घोषणा की, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो आप समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस जैसे इंडिया में नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति नई दिल्ली की लोकसभा सीटें चुनाव लड़ेगा तो वो पूरे देश की लाइमलाइट में रहता है। तो उस्मान हादी ने भी डिसाइड किया कि मैं ढाका से इलेक्शन लड़ूंगा। पहला एस्पेक्ट, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहा था अपने आप को। हो सकता है, मैं नहीं कहता हो सकता, बट जो नई दिल्ली से लड़ता है वो कम से कम अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता इंडिया में, लेकिन वो मिनिस्ट्रियल बर्थ तो पाते ही पाता है। अब बात सोचेंगे कि उस्मान हादी के मरने से फायदा किसको होगा। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में सब जगह रेडिकल्स हैं, आर्मी का इनडायरेक्ट रूल है, यूनुस सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है। उसके बावजूद उस्मान हादी के हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए? इट इज बिग 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 क्वेश्चन कि उसके हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए। और उन्होंने आई वॉश करने के लिए केवल एक 2 अवामी लीग के नेताओं के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि उन्होंने इसकी हत्या की। अवामी लीग उस्मान हादी की हत्या क्यों करेगा, जबकि अवामी लीग तो इलेक्शन में लड़ ही नहीं रहा है, अवामी लीग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यस। और अवामी लीग ऑलरेडी प्रोसिक्यूटेड, अवामी लीग के लोगों को ऑलरेडी मारा जा रहा है, तो अवामी लीग क्यों ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से अवामी लीग के और लोगों को मारा जाए? बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ लॉजिक है। अवामी लीग के लोग तो जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल मुंह छिपा के पड़े हुए हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे हैं कि अगर आपने कोई हरकत की तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, तो वो इसको क्यों मारेंगे? पहली बात। चलिए, मरने से फायदा किसको होगा? क्या अवामी लीग को फायदा हो रहा है? नहीं। क्या इंडिया को फायदा हो रहा है? नहीं। फायदा किसको हो रहा है? जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है,
चाहे वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो, चाहे वो यूनुस हो, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर था। अगर वो ढाका सेंट्रल से लड़ता इलेक्शन तो जीतता, अगर वो जीतता तो किसी ना किसी का उम्मीदवार तो हारता, चाहे वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का हो या वो किसी और पार्टी का हो या वो जमात इस्लामी का हो। तो हादी के मरने से किसको फायदा होगा, ये एक फैक्टर है। हादी के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, दूसरा फैक्टर है। और हादी की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी उनको अगर आप ट्रैक करेंगे तो ये तीसरा फैक्टर है। ही वाज फाइटिंग इंडिपेंडेंट। फाइटिंग इंडिपेंडेंट। उसने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं किसी भी पार्टी के एफिलिएशन के साथ नहीं लड़ूंगा, ना जमात के साथ एफिलिएशन लूंगा, ना बीएनपी के साथ एफिलिएशन लूंगा। तो जब इंडिपेंडेंट उसने लड़ने की घोषणा की है और बिल्कुल प्रीमियम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, तो किसी ना किसी को तो आइडियोलॉजिकल नुकसान होगा उसके लड़ने से, किसी ना किसी को तो चुनाव में नुकसान होगा उसके लड़ने से। वेरी रिलेवेंट सर। मोहम्मद यूनिस का अगर आप कैरेक्टर एनालिसिस करें, कैसा आदमी है वो? देखिए, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से उसको पिकअप करके? देखिए, इन नो अनसर्टेन मैनर आई कैन से मोहम्मद यूनिस इज अ वेरी इस्लामी कैरेक्टर। एक अर्थशास्त्री के तौर पर ही अमेरिका में थे, लोग इनको अमेरिका का एक एजेंट भी कहते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी मुल्क में अगर मॉब मेंटलिटी या इस तरह का तख्तापलट हो जाता है तो लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो न्यूट्रल हो, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड ना हो। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में जब तख्तापलट हुआ, जैनजी ने तख्तापलट किया, तो किसको पावर में बिठाया? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की जज थी, न्यूट्रल थी। उनका ना तो नेपाली कांग्रेस के साथ सपोर्ट था, ना उनका कम्युनिस्टों के साथ सपोर्ट था। तो एक न्यूट्रल बट एन इंटेलेक्चुअल। आप बहुत सारे मुल्कों की बात करेंगे तो जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें वो ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं जो न्यूट्रल हो और इंटेलेक्चुअल हो, जिसकी सब लोग इज्जत करें। तो जब तख्तापलट हुआ तो अमेरिका को लगा कि उनके पास ये जो मिस्टर यूनुस बैठे हुए हैं, ये इन दोनों क्राइटेरिया पर सही खरे उतरते हैं, न्यूट्रल भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, लोग इनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, बांग्लादेशी लोग इनको एक आदर्श के तौर पे देखते हैं। तो फटाफट इनको भेज दिया गया कि चलिए जाकर के आप इनके लीडर बन जाइए। बुजुर्ग थे, लोग रेस्पेक्ट की वजह से उनको एक इंटरिम सरकार का लीडर बना दिया गया। आर्मी से बात की गई, आर्मी ने बोला ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बना दीजिए। तो ये आकर के बैठ गए यहाँ पर। बहुत सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगते हैं कि अमेरिका के एजेंट हैं और उन्होंने कैसी ऐसी हरकतें भी की हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं समझता हूं आज की जो स्थिति है, उसकी स्थिति में यह है कि यूनुस खुद इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में दबे हुए हैं। वो खुद जो रेडिकल्स हैं और जो खुद उनके साथ में जो कमेटी बैठी हुई है, खाली यूनुस अकेले नहीं है अभी, उनके साथ में जो स्टूडेंट्स की कमेटी है जो चला रही है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं आर्मी के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में, स्टूडेंट्स के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में, इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में यूनुस जो टास्क के लिए उनको भेजा गया था अमेरिका से, वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और अगर इलेक्शन वो करवा पाते हैं, देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यूनुस का ये होगा मेरे विचार से, मेरा जो अपना मानना है कि यूनुस का अगर कोई सिग्निफिकेंस रहेगा बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में तो ये रहेगा कि वो इलेक्शन करवा दें और इलेक्शन करवाने के बाद फिर वो पूरे सिनेरियो से गायब हो जाए। और यही होगा। आप देखिए, अगर इलेक्शन हो गए और कोई सरकार आ गई तो उसके बाद यूनुस मंच से गायब हो जाएंगे। उनका फ्यूचर नहीं है, नहीं लगता, क्योंकि ना तो वो पॉलिटिकल, देखिए मैंने पहले ही बात बताया कि बांग्लादेश में सफल वो है जो रेडिकलिस्ट पॉलिटिक्स और आर्मी के साथ में तालमेल बिठा ले। यूनुस बाहर पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में रहे हैं, तो वो इन तीनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं फेल होते हैं। एंड सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बांग्लादेश में जितना भी हुआ कि यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, सोशल मीडिया में भी चलते हैं। सैन मार्टिन आइलैंड का भी इशू है, यूएस के इन्फ्लुएंस का भी इशू है, और जिस तरह से अचानक से यूएस ने यूनुस को भेजा, इससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि यूएस का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। पर और जो बैकग्राउंड रहा है बैकग्राउंड इससे रहा है पहले तो अब बट उसमें अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से बांग्लादेश की जो नई सरकार है वो चाइना के प्रति अपना रुख दिखा रही है। यस, अमेरिका और चाइना तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो अगर अमेरिका का इसमें हाथ होता तो सरकार क्यों चाइना के साथ इतना खेल करती। तो अब ये मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं। हो सकता है शुरू में, मेरा ये मानना है कि हो सकता है शुरू में जो
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक शुरू के 4 महीनों में जो घटनाएं हुई, उसमें अमेरिका का शायद कुछ प्रभाव रहा हो। लेकिन उसके बाद आज के घटनाक्रम में जो है वो चरमपंथी, कट्टरपंथी पूरी तरह से बांग्लादेश में हावी है। सर और उन्होंने सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, चाहे वो यूनुस हो, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो उनके जुडिशरी हो, और चाहे बांग्लादेश की आर्मी हो। एंड सर इतना कुछ कराने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और पहले तो गल्फ कंट्रीज़ ने जमात को फीड किया, बट जुलाई से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, पाकिस्तान फंडिंग से? बहुत होगी, मैं इसके बारे में अभी कह नहीं सकती, लेकिन देखिए, पाकिस्तान खुद भिखमंगा है, तो उसके पास अभी फंडिंग करने के लिए बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान फैसिलिटेट कर सकता है। गल्फ में जो फंडिंग का सिस्टम है वो ऐसा होता है, जब देखिए इस्लामिक फंडिंग की बात जब आप करेंगे, ज़कात की बात करेंगे, इस्लामिक डोनेशंस की बात करेंगे, तो डोनेशंस आप देखिए अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, ये जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप थे, इनकी फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स जो था वो गल्फ से मिलने वाली ज़कात की फंडिंग थी, दान की फंडिंग, दान वाली। तो किसी अरब शेख ने अगर से $1 मिलियन दान किया, उसको पता नहीं होता कि उसका $1 मिलियन चैनलाइज होकर के कहां पहुंच गया। तो बांग्लादेश में भी एक बड़ी तादाद में जो फंडिंग है वो अरब मुल्कों से आ रही है, ज़कात के फॉर्म में, छोटी फंडिंग के फॉर्म में। कहीं कोई आपको $1 बिलियन, $2 बिलियन नहीं देगा, लेकिन हाँ, कहीं $10,000 आ गए, कहीं से $1 लाख आ गए, कहीं से कुछ फंडिंग आ गई, कहीं से कुछ फंडिंग आ गई, और ये सारे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, जो कि जमात का अपना बैंक है, इस्लामिक बैंक लिमिटेड, उसके थ्रू चैनलाइज होकर के पूरे बांग्लादेश में पहुंच जाती है। आपके लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सी, हम जब टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो टेरर फाइनेंसिंग में जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम आपके पूरे दुनिया के बैंकिंग नेटवर्क में कहीं पर फिट आता नहीं है, ये अलग बिल्कुल सेपरेट सिस्टम चलता है। इसकी जो लिंकिंग है वो जो कॉमन बैंकिंग सिस्टम के साथ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक हो या वो किसी भी मुल्क के इस्लामिक बैंक हो, बिल्कुल इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से साइलोज में काम करते हैं, इसलिए उनके अंदर होने वाली फंडिंग को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सर अभी तो एज इट अपीयर्स कि इतना ज़्यादा रेडिकल हो गया है कि इट इज़ बियॉन्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से जी पीछे चली गई है जी। सर। क्या कोई स्कोप है कि कभी? स्कोप है, देखिए डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन आती है और उस गवर्नमेंट का आउटलुक क्या है, क्योंकि ये इस्लामिक रेडिकल चाहे कितनी आप चाहे इवन जमात इस्लामी की गवर्नमेंट बना दें, लेकिन ये रेडिकल्स उसके लिए भी खतरा होंगे। जी सर। जहां कहीं रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, दैट कंट्री इम्प्लोड्स, एंड दैट इज द ट्रुथ। वो जो कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर आप रेडिकल्स को बढ़ा देंगे, वो कंट्री फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सीरिया में क्या हुआ, बर्बाद हो गया। लीबिया में क्या हुआ, बर्बाद हो गया। तो आप इन मुल्कों में, बांग्लादेश भी इसी तरह से, तो जो यहाँ के हुक्मरान है, यहाँ के शासक हैं, उनको पता है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा रेडिकल्स को बढ़ावा दे देंगे तो वो पूरे मुल्क को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे पूरे मुल्क को। सबको पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो बार बार हर 2-3 साल में तख्ता पलट होता रहेगा, उनको लगेगा ये ठीक नहीं, इसको तख्ता पलट कर दो, ये ठीक नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो एब्सोल्यूट पावर इन रेडिकल्स को दे दे, बट हाँ, अब उनको अपनी प्रायोरिटीज हैं। उनको कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उनको पूरी दुनिया के साथ तालमेल बना करके चलना है, उनको इंडिया की इंपॉर्टेंस समझनी है कि नहीं समझनी है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा मार्केट भी इंडिया ही है, सबसे बड़ा सोर्स भी इंडिया ही है। रॉ मटेरियल भी इंडिया से आता है और बड़ी तादाद में वो अपनी चीज़ें इंडिया को बेचता भी है। तो अगर इंडिया ने हाथ खींच लिया तो बांग्लादेश के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर रिश्ते ज़्यादा खराब हुए तो अगर इंडियन नेवी विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन बे ऑफ बंगाल, आपने अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया तो बांग्लादेश का तो कोई माल बाहर नहीं जा पाएगा, ना आ पाएगा। भाई अगर आप टेक्निकली देखें तो बांग्लादेश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है टेक्निकली, केवल उसका सदर्न पार्ट जो सी पार्ट है वो खुला हुआ है। म्यांमार के साथ जो उसकी सीमा लगती है, तो म्यांमार से तो आपको कोई रिलीफ आने से रहा। आपको नहीं लगता कि कोई लैंड रूट के थ्रू चाइना म्यांमार से भेजेगा माल। केवल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरिया है वो केवल समुद्र है, और समुद्र में अगर इंडियन नेवी ने ब्लॉकेट कर दिया तो क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके हुक्मरानों को भी समझ में आती हैं, उनके शासकों को भी समझ में आती हैं। जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लोगों को भी समझ में आएंगी, यूनुस को भी समझ में आएगी, और आ रही है। इसलिए आप देखिए, यूनुस ने जुलाई से टेक ओवर करने के बाद, शुरू में 1-2 स्टेटमेंट के बाद अब तक उसने कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं दिया है। इनफैक्ट सर अभी रिसेंटली तो उन्होंने चावल और वो सारा मंगाया था। तो अभी भी आप देखिए, जुलाई में शुरू में जब खालिदा अपना शेख हसीना इंडिया में आई थी, तब उन्होंने कुछ एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए थे शुरू में, लेकिन उसके बाद अब
1.25 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, उन्होंने अभी तक कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनको पता है कि अगर आप इंडिया को एंटेगनाइज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर बट आई थिंक हाँ, उनमें ठीक है सर, बट जो लोगों में ना सर, वहाँ के आवाम में बहुत स्ट्रांगली आई फील एंटी इंडिया फीलिंग है। देखिए, सबसे बड़ी फीलिंग जो होती है ना, वो होती है भूख। एंटी इंडिया फीलिंग तभी तक है जब तक उनके पेट भरे हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उनको कट ऑफ कर दीजिए, आप उनकी सप्लाईज बंद कर दीजिए, आप उनका पानी बंद कर दीजिए, आप उनकी बिजली बंद कर दीजिए। बिजली ऑलरेडी अदानी ने बंद कर दिया है, तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो कहाँ से खाना आएगा, अनाज कहाँ से आएगा? बांग्लादेश डज नॉट प्रोड्यूस एनफ राइस फॉर इट्स ओन पॉपुलेशन, उसको तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, कहाँ से आएगा? आपने कहावत सुनी होगी, भूखे भजन न होई गोपाला, है ना, कहते हैं ना। तो अगर भूखे पेट है तो फिर वो रेडिकलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो सोचेगा मुझे रोटी कहाँ से मिले, मुझे चावल कहाँ से मिले। और बांग्लादेश धीरे धीरे उसी इम्प्लोजन की तरफ बढ़ रहा है। जितना रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, जितने एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ेंगे, उतने इंडिया के भी रिएक्शंस होंगे। आपको क्या लगता है इंडिया उनको देता रहेगा? नहीं देगा ना। वी आर नॉट सो चैरिटेबल। सर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है सर अभी तक वेट एंड वॉच। फॉर देम टू ब्लास्ट? नो, नॉट टू इम्प्लोड, बट वेट एंड वॉच टू सी कि अभी गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है। सी, यूनुस इज अ टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट। अब यूनुस के बाद कौन पावर में आएगा? हो सकता है खालिद जिया का बेटा आ जाए, वो जियाउर रहमान। हाँ, Yes. पूछने वाले थे सर, हम्म। उसका क्या है सर, इफ यू हैव टू देखिए। उसका कैरेक्टर या उसको अगर एनालिसिस करें। देखिए, उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस थे। 2013 में जब वो यहाँ से भागा, उसको किसी ने निकाला नहीं बांग्लादेश से, बट उसको लगा कि मुझे पकड़ करके शेख हसीना मरवा देगी, तो वो अपने आप जाकर के ही वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइल। वहां जाकर के वो, उसने स्टेटमेंट भी कुछ नहीं, वो चुपचाप पड़ा रहा वहां पर। उसकी मदर जो थी खालिदा जिया, वो यहाँ पर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती रही। इवन जब उसकी मदर को 2019 में नजरबंद कर दिया गया था, तब भी वो नहीं आया, तब भी उसके कोई स्टेटमेंट नहीं थे बहुत एग्रेसिवली। अब जब खालिदा जिया आउट ऑफ सीन हो चुकी हैं, उनकी हालत खराब है, वो अब भगवान जाने जिंदा है भी कि नहीं है, लेकिन अब वो आ गया है एकदम से निकल के कि भाई मैं बीएनपी को लीड करूंगा एक यंग लीडर के तौर पे। सर अब बीएनपी के अंदर, देखिए बीएनपी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, वो उसको किस तरह एक्सेप्ट कर पाते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। बांग्लादेश की जनता उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, उसके ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, जब ये लड़ाई कर रहे थे यहाँ तब तो थे नहीं। रेडिकल्स उसको कितना सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अब ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं। वो अब ये कहते हैं कि उसका पहला इलेक्शन है जो भी होगा 2026 में, अगर हुआ इलेक्शन तो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे डाउट है कि 2026 में इलेक्शन होंगे भी, लेकिन 2026 में अगर इलेक्शन हुआ तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बांग्लादेश को लीड करेगा कि वापस विदेश चला जाएगा। अगर बीएनपी हारी तो लिख लीजिए वो वापस विदेश चला जाएगा। अगर बीएनपी जीती तो वो रुकेगा, अपने गवर्नमेंट को चलाएगा। फिर उसके आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको कंट्रोल करना चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो भारत के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली परमानेंट गवर्नमेंट के ऊपर ही मैटर करेगा कि रिलेशंस कैसे होंगे। सर ये जो टारगेटेड मीडिया हाउसेस को इनफैक्ट टारगेट किया जा रहा है, वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात तो है नहीं। तो बांग्लादेश में ऐसा क्या है कि सर बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रहा है अभी? जो बांग्लादेश में मीडिया हाउसेज हैं, देखिए सबको टारगेट नहीं किया गया। बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुए, एक तो उनका जो न्यूज़पेपर था प्रथम आलो, उसके मल्टीपल ऑफिस टारगेट किए गए। उसके ऑफिस को ढाका में जलाया गया, उसका खुलना वाला ऑफिस भी टारगेट किया गया, उसका राजशाही वाला 4-5 ऑफिस उसके टारगेट किए गए। और उसके बराबर में एक और न्यूज़पेपर था डेली स्टार, उसको भी टारगेट किया गया। अब इन दोनों की जो आप घटना देखते हैं तो प्रथम आलो को हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता रहा है सारी सरकारों के द्वारा, चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे वो बीएनपी की हो, चाहे वो अब ये इंटरिम गवर्नमेंट हो, क्योंकि प्रथम आलो हमेशा से क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड का रहा है। उसने सारे मतलब न्यूट्रल एटीट्यूड रखता है वो, और वो चीजों को क्रिटिसाइज करता है। तो उसने अवामी लीग को भी क्रिटिसाइज, मीडिया को करना चाहिए, जो मीडिया को करना चाहिए एज ए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उसने अवामी लीग की सरकार में भी ऐसे ही किया, उसने बीएनपी की सरकार में भी पहले ऐसे ही किया था, और वो अभी यूनुस की सरकार में भी ऐसे ही कर रही थी। जो उसके पहले, जो अभी मैं बता रहा हूं, पिछले 1 साल में जो करीब 4-5 हजार केसेस हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर वायलेंस की, उसको प्रथम वालों ने काफी एग्रेसिवली दिखाया अपने पोर्टल्स के ऊपर। तो अब हुआ क्या कि लगातार जब बातें हो रही हैं और आप एंटी रेडिकल बातें कर रहे हो, आप एंटी गवर्नमेंट बातें कर रहे हो, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें कर रहे हो,
तो एक बड़ी तादाद में लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो मॉब मेंटेलिटी, जैसे दीपू दास को जलाया गया, लोगों ने ट्रिगर कर दिया कि भाई आज प्रथम आलो ने ये खबर छापी है, आज प्रथम आलो को खत्म कर देना चाहिए। तो भीड़ सड़कों पर आ गई, उन्होंने उनके कंप्यूटर लूट लिए, उनकी बिल्डिंग जला दी, उनका पूरा सेटअप खत्म कर दिया। सेम अब जब हाँ खत्म होने के बाद उनको लगा, किसी ने फिर एक शगुफा छोड़ा, एक इशू छोड़ा कि यार डेली स्टार वाला भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, चलो आज लपेटे में इसको भी ले लेते हैं। तो डेली स्टार का जो ढाका ऑफिस था वो भी इसी लपेटे में ले लिया गया और उसको भी उन्होंने फिर वेंडलाइज किया। तो जो मीडिया के अगेंस्ट वायलेंस है वो भी अगेन सिलेक्टिव है। आपके फेवर में है कोई तो ठीक है, आपके फेवर में नहीं है तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। एंड सर आपने जैसे बताया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं, इनफैक्ट आपका एक आर्टिकल भी रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था सर जी। उसी से रिलेटेड एक चिटागोंग कॉरिडोर भी है सर, एक चिकन नेक वहाँ पे भी बनता है। तो इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है सर, और इसको बांग्लादेश या पाकिस्तान किस तरह से यूज कर सकते हैं? देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर ये इसमें बांग्लादेश एक थोड़ा सा उसका एक आप ज्योग्राफिकली देखें, मैं मिलिटरीली बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफिकली बांग्लादेश का एक अपर हैंड है। चूंकि ये 20 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है, अगर बांग्लादेश हाइपोथेटिकली, मैं इसलिए इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, हाइपोथेटिकली अगर चाहे तो इस कॉरिडोर को काट सकता है। और उसको काटने से हमारे जो 8 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैं, सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब कट ऑफ हो जाएगा, लैंड कट ऑफ। ये उनका स्टैंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चटगांव कॉरिडोर की, ना चटगांव कॉरिडोर में बड़ी ब्यूटीफुल ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। छोटी सी लैंड स्ट्रिप है जो इतनी छोटी है, करीब 20-22 किलोमीटर की, और उस पूरी स्ट्रिप में एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं फैनी रिवर। तो उस फैनी रिवर के चलते ये ज्योग्राफिकली तो कटा ही हुआ है। अगर आपने उस नदी के ब्रिज जोड़ा दिए तो ये इलाका वैसे ही कट ऑफ हो गया, पूरे चटगांव इलाका, जो चटगांव जहां हिंदुओं की काफी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर आपने फैनी रिवर के सारे ब्रिज जोड़ा दिए तो आपको ग्राउंड पर आर्मी को उतारने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑटोमेटिकली ही कट ऑफ हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। और आप सोचिए बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी चटगांव पोर्ट से चलती है, बिकॉज ये पूरे रीजन के अंदर अकेला डीप सी पोर्ट है। तो अगर आपने चटगांव पोर्ट को काट दिया और इस पूरे कॉरिडोर को ऑक्यूपाई कर लिया तो बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे ही क्रिपल कर जाएगी। तो जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बांग्लादेश हाइपोथेटिकली एक अपर हैंड में है, चटगांव कॉरिडोर में इंडिया एक अपर हैंड में है। इंडिया के पास वहां बिल्कुल नेक्स्ट टू कॉरिडोर के पास में एक एयर स्ट्रिप भी है। तो स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली अगर आप बात करें तो इंडिया के लिए चटगांव कॉरिडोर को काटना कुछ घंटों का काम है। करेक्ट सर। बट अब पॉलिटिकल विल क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया की प्रायोरिटीज क्या हैं। 71 में बांग्लादेश अगर चाहते हो, 71 में हम राजशाही डिवीजन को सेपरेट कर सकते थे, उसको अपने अंडर में ले सकते थे, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बढ़ा सकते थे। बट गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी नहीं थी। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी बांग्लादेश में एक नई गवर्नमेंट बनाना। 47 में जब रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर रहे थे, उस वक्त ये प्रपोजल आया कि आप राजशाही जो हिंदू डोमिनेटेड इलाका था उसको इंडिया में दे दीजिए, और मालदा और जो अपना उनका जो था दैट ओल्ड कैपिटल ऑफ बंगाल, वो उनको इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को मुर्शिदाबाद एंड मालदा को आप, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड थे, इनको बांग्लादेश में मिला दें। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो गंगा के हेड को कंट्रोल करना चाहती है, हेड वर्क्स को, तो उन्होंने कहा नहीं भी, मुर्शिदाबाद मालदा हमारे पास रहेंगे, आप राजशाही दे दीजिए। और वो ड्राइंग बनाने के चक्कर में, रेड क्लिफ तो कभी जिंदगी में वो ईस्ट में आए ही नहीं थे। रेड क्लिफ नेवर क्रॉस द मेडिटेरेनियन। उनको वहां इंग्लैंड में बैठे बैठे बोला गया आप नक्शे बना दीजिए, उन्होंने नक्शे बना दिए, और वो नक्शे बनाने की जो खामियाजा है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज तक भुगत रहे हैं। सर हमारा मानना है कि ये पूरे गैम्बिट में म्यांमार का भी एक मेजर रोल है। देखिए म्यांमार का मेजर रोल मैं मानता हूं, लेकिन म्यांमार की समस्या क्या है कि म्यांमार में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि वो मेजर रोल होते हुए मेजर रोल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ना कर पाएगा। बांग्लादेश में जो सरकार है वो बैठी हुई है रंगून के अंदर, और चटगांव से लगे हुए जो इलाके हैं, राखाइन जो स्टेट है उसमें जो इलाके हैं, वहां पर उस सरकार का शासन नहीं चलता है, वहां पर अराकान आर्मी का शासन चल रहा है। तो म्यांमार इज अ कंट्री, बट म्यांमार एक ऐसा देश है जिसमें उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मुल्क हैं। मुल्क मान लीजिए शान स्टेट है, वहां म्यांमार की गवर्नमेंट घुस भी नहीं सकती। विल डू ए डिटेल पॉडकास्ट ऑन, हाँ म्यांमार के ऊपर बहुत जरूरी है। हम म्यांमार और पूरे अपने नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स का अलग से करेंगे हम। हाँ, बट म्यांमार अभी ऐसी सिचुएशन में कि अगर आप चाहेंगे
और हम कहें कि बांग्लादेश को किसी तरह से म्यांमार का सपोर्ट मिल सकता है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अभी एज ऑफ नाउ, आज की स्टेट में, आज के हालातों में बांग्लादेश को म्यांमार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। म्यांमार खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, आप उसको क्या किसी का सपोर्ट करने के लिए बताएंगे? और चूंकि वहाँ की सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, भाई मारकाट चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पर अभी, और जो इलाका बांग्लादेश से लगा हुआ, वहाँ पर अराकान आर्मी का काफ़ी बड़ा वर्चस्व है, तो और अराकान आर्मी और कहीं ना कहीं वो रोहिंग्याओं के अगेंस्ट हैं, तो वो एक टसल ऑलरेडी चल रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि आज की सिचुएशन में चाइना भी उस इलाके को किसी तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। सर ये कालाधन सी लिंक कॉरिडोर जो बन रहा है, डू यू सी एनी फ्यूचर उसके थ्रू? देखिए वही सब कुछ जो है वो म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कालाधन प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसके थ्रू हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम से कालाधान तक और फिर सी लिंक के थ्रू कैलकाटा को और चटगांव को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जब तक म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है और म्यांमार में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आती है, तब तक कालाधन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी कहना वो सही नहीं होगा। उसकी फ्यूचर अभी तो डार्क में ही है। सर थैंक यू सो मच सर, इट हैज़ बीन My pleasure. एब्सोल्युटली एनलाइटनिंग, और हम आपके साथ कई सारे सिटिंग्स करेंगे सर। हाँ, हमें एक अफगानिस्तान के ऊपर करना है, हमें एक म्यांमार के ऊपर करना है। यस, तो ये दोनों बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं। एंड इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान से हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने आप एक अलग मसला है, बहुत यस बड़ा। यस यस सर। सो थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर।